अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन और क्यूरीज़ को जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं। ये वीडियो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है उन तमाम लोगों के लिए जो 1 से 2 दिन में लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं और इस वक्त किसी गाइडलाइन की तलाश में है या फिर किसी लास्ट वर्ड की तलाश में है या फिर कुछ टिप्स की तलाश में है कि उनके साथ वो चीज़ें शेयर कर दी जाएं ताकि वो अपना जो पोटेंशियल है, जो उनकी तैयारी अब तक की है या एटलीस्ट जो उन्होंने एजुकेशनल बैकग्राउंड में चीज़ें सीखी हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करके आएँ। क्योंकि आप जितने भी ब्राइट स्टूडेंट हैं, अगर आप एग्जाम डे में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आप डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते। तो वो रिजल्ट्स किस तरह से अचीव किए जाने हैं आज की इस वीडियो में हम ये शेयर करेंगे। साथ साथ जो लास्ट मिनट कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के जहन में आती हैं हम उनको भी एड्रेस करेंगे। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपके जहन में जो भी क्यूरीज आ रही हैं वो सॉल्व की जा सकें। फर्स्टली तो आपने इस चीज़ को देखना है कि जब आप टेस्ट वाले दिन एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो आपने अपने साथ क्या चीज़ें लेके जानी है। पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको सेंटर में लेके जाऊंगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपने क्या चीज़ें करनी है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया आप लोगों की खिदमत में कि आप डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकें। तो टेस्ट डे पे आपने सेंटर में जाते हुए अपने साथ जो इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होती हैं स्लिप पे उनको फुलफिल करना है। आप अपने साथ एक रोल नंबर स्लिप लेके जाएंगे जो हायर एजुकेशन कमीशन ने आपको इशू की है। अब कुछ लोगों के पास रोल नंबर स्लिप आ चुकी है, डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को उनके ईमेल एड्रेस का या तो पासवर्ड भूल चुका है या बेसिकली जो है ना वो अपने ETC के पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पा रहे या गलत पासवर्ड इंटर करने की वजह से अकाउंट लॉक हो गया है। वो लोग स्लिप अगर अब तक जो है वो अपनी हासिल नहीं कर सके तो आप टेस्ट डे में सेंटर में एंटर नहीं हो सकेंगे। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि आखिरी दिन रह चुका है। अगर जो है वो आप इसको इस टेस्ट के बाद वाले अरसे में देख रहे हैं तो फिर आप शायद रिकवर कर सकें, लेकिन इस तक आखिरी दिन रह चुका है, अगर 1-2 दिन रह चुके हैं तो फिर आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा, आपके पास अगर स्लिप मौजूद है उसके बाद आपको क्या चीज़ें दरकार हैं। स्लिप अगर आपके पास है तो दूसरे नंबर पर आता है आपका चालान जो कि आपने HEC को पे किया है। अब उस चालान की स्टूडेंट कॉपी, बैंक HEC कॉपी आपके पास मौजूद होगी तो वो सारी कॉपीज ओरिजिनल फॉर्म में आपने अपने साथ लेके जानी है। ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी है वो आपका ID कार्ड है। अगर आपके पास ID कार्ड नहीं है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। अगर आपके पास ID कार्ड नहीं है तो फिर आप अपना जो इसका डोमिसाइल है आप अपने साथ डोमिसाइल लेके जाएंगे। ओरिजिनली तो आपको बे फॉर्म लेके जाना चाहिए, लेकिन स्लिप में एक्सप्रेसली लिखा होता है कि बे फॉर्म नहीं लेके आना। आई डोंट नो इसका लॉजिक क्या है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। तो आपको डोमिसाइल लेके जाना है। अब डोमिसाइल आप अपने साथ लेके जाएंगे। इन केस कुछ बच्चों के पास डोमिसाइल भी नहीं होता तो वो क्या करें, तो वो अपना पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल FSC का जो HSSC इनरोलमेंट कार्ड जिसको कहा जाता है वो आपका FSC पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट कार्ड होता है, आप वो लेके जाएंगे। इन केस आपके पास सेकंड का रिजल्ट कार्ड है तो आप वो लेके जाएंगे। अच्छा, अब कुछ लोगों के पास पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट कार्ड भी इन केस नहीं है तो आप फिर अपना मैट्रिक का ओरिजिनल कार्ड रिजल्ट कार्ड लेके जाएंगे और साथ साथ कोशिश करें कि अपने फादर का CNSE कॉपी भी साथ ले जाएं। अब एक और चीज़ ये अब उस सूरत में आपने करना है, ये डोमिसाइल, HSC इनरोलमेंट कार्ड और फादर का जो है वो ID कार्ड, जब आपके पास अपना ओरिजिनल ID कार्ड नहीं है। अगर ओरिजिनल ID कार्ड है तो फिर आपको इन तमाम जो है वो झमेलों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंडली, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होंगे आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करना है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ लाइन में लगे होंगे और मैं जो है वो सेंटर्स में ऑब्जर्व भी करके आता हूँ कि एक बेहंगमी जो है वो होती है और साथ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो जो सेंटर में आप एंटर हो रहे होते हैं ना तो वहाँ पर मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, जाहिल किस्म के लोग खड़े होते हैं और वो डॉक्यूमेंट पूरे होने की सूरत में भी बच्चों को एंटर होने नहीं देते। जिस तरह से अगर उनके पास ID कार्ड नहीं है तो वो मसला क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। आप बे फॉर्म लेके चले गए, वो कहेंगे नहीं जी डोमिसाइल होना चाहिए। आपके पास डोमिसाइल था, कुछ सेंटर्स में डोमिसाइल पे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ पे फिर वहां पर भी मसला करते हैं। तो आपके पास अगर रोल नंबर स्लिप है, आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे आपका नाम और वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जिससे ये प्रूव होता है कि आप ये शख्सियत हैं, तो आपने वहाँ कॉन्फिडेंटली उसके साथ बात करनी है और आपने उसके साथ तब तक बहस करनी है जब तक वो आपको सेंटर में एंटर नहीं होने दे। ठीक है, वो आपको सेंटर में एंट्री देंगे, ये चीज़ आपने थोड़ी सी अश्योर करनी है। ये चीज़ मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले टेस्ट में सखर में ये इशू हुआ था कि उन्होंने डोमिसाइल लिखे थे, बच्चे डोमिसाइल लेके गए और उनको वहाँ पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि अब आपके पास ID कार्ड नहीं है। भाई जिसका ID कार्ड की अभी एज ही नहीं हुई तो वो कैसे बनेगा। तो वहाँ पर वो जो है वो कह लें कि आधे दिमाग के क्लर्क्स मौजूद होते हैं जो आपकी सेंटर में एंट्री कर रहे होते हैं। तो आपने थोड़ा
ध्यान रखना है। बहुत से सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ बड़े ही जो है वो काबिल लोग खड़े होते हैं, पोलाइट तरीके से आपको वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं और आपको सेंटर तक लेके जाते हैं, लेकिन कुछ सेंटर्स में ऐसा होता है। इस वजह से एक डिस्क्लेमर के तौर पर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी और आप जो है वो अब आपने जो है वो टेस्ट सेंटर में एंटर हो गए। आपने अपना कमरा तलाश किया, कमरा तलाश करने के बाद आप अपनी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए। उस क्लास में जो है वो तकरीबन 30, 35, 40 लोग बैठे हैं जिन्होंने पेपर देना है और आपका एग्जामिनर आपको आके अब जो है वो क्वेश्चन बुक देगा। ये क्वेश्चन पेपर नहीं होता, ये क्वेश्चन बुक की सूरत में होती है। 4 डिफरेंट कलर्स की ये बुक होती है, ग्रीन होती है, उसके बाद वाइट होती है, उसके बाद येलो होती है और गालिबन एक आधा और पिंक कलर होता है इसका। तो ये 4 किस्म की क्वेश्चन बुक्स होती हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन बुक्स में हर बच्चे की डिफरेंट होगी। ग्रीन वाले के पास डिफरेंट पेपर होगा, डिफरेंट से मुराद क्वेश्चंस शफल होंगे, जिसका अंग्रेजी का सेक्शन पहले है, किसी का जनरल नॉलेज का सेक्शन बाद में होगा, तो ये शफलिंग होगी, ठीक है। सेक्शंस की बेसिकली शफलिंग होगी। तो आपने ऐसा नहीं करना कि फलां शख्स बैठा और उससे पूछ लिया चौथे एमसीक्यूज का बताना। अव्वल तो ये चीज़ करनी ही नहीं होती एग्जाम में, क्योंकि वो आपकी एबिलिटीज़ का टेस्ट है, लेकिन ये चीज़ अगर आप करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको 0 मिलेगा, क्योंकि हर बंदे का क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, तमाम चीज़ें डिफरेंट है। और हो सकता है कि आपका सेम कलर है तब भी कोई ऊपर नीचे उन्होंने क्वेश्चन शफल किए हों, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग, आपको क्वेश्चन बुक सबसे पहले दी जाएगी, उसके बाद एक बबल शीट दी जाएगी जिसके नीचे जो है वो एक कार्बन पेपर मौजूद होगा। उसके आप बबल शीट पे क्वेश्चन फिल करते जाएंगे और नीचे जो एक और शीट होगी उस पे उसके निशान लगते जाएंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने बॉल पेन से उस शीट को फिल करना है, आपने पॉइंटर से फिल नहीं करना। अगर आप पॉइंटर से उस शीट के अंदर दायरे भरेंगे तो उसके नीचे जो एक और शीट लगी होगी जो एग्जामिनर टेस्ट के बाद आपको वापस कर देगा, उस पर निशानात नहीं आएंगे, तो आप की से वो चेक ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो बॉल पेन से आपने उसको फिल करना है, ब्लू या ब्लैक से। सेकेंडली आपने दायरे ध्यान से फिल करना है, क्योंकि वो QMR मशीन चेक करती है और अगर आपकी वो इंक फैली हुई है तो आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरे दायरे को चीज़ टच हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ आपने जहन में रखनी है, पेपर सॉल्व करते हुए, अब ये तो इंस्ट्रक्शंस हो गए ना, इंस्ट्रक्शन में एक और चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। क्वेश्चन बुक पर आपने उसका कोड लिखना है, पेपर का ABC लिखना है और उसके बाद उसका जो ये पिंक है, ग्रीन है या ब्लू है आपका क्वेश्चन बुक, वो फिल करनी है, ठीक है। क्वेश्चन बुक वो एग्जामिनर अलहदा रख लेता है, आपकी बबल शीट चेक होती है और ये मशीन चेक करती है। अगर आपने वो सारी इंस्ट्रक्शंस फिल नहीं की तो अगेन आपको 0 मिलेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि आपने कौन सा पेपर सॉल्व किया हुआ है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने ध्यान से सुननी है। बाज़ औक़ात सेंटर्स में एग्जामिनर बताता है, बाज़ औक़ात वो इन्विजिलेटर नहीं बताते होते, तो आपने खुद पढ़ना है, चीज़ को समझ के फिर स्टार्ट करना है। 2 घंटे का आपका टेस्ट होता है, 2 घंटे में आपने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करना होता है। ऑब्जेक्टिव में आपके पास 75 मार्क्स के MCQs हैं। अब आप उसको स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ग्रिप है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आप एक्सपर्टली जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। अब जनरल नॉलेज और अंग्रेजी ये तकरीबन स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसको आपने पहले नहीं करना। अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको पहले कर लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले नहीं करना। उसके बाद जिन सेक्शंस में आपकी ग्रिप है, जिस तरह पाकिस्तान स्टडीज़ है, उर्दू है, मैथ है और या फिर जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ है, आपने इनको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा सॉल्व करता है इस्लामियात के MCQs और इस्लामियत के MCQ स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से, तो आपने क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन देखना, उसके MCQs देखने, ऑप्शंस देखने और जो दुरुस्त है अपनी बबल शीट में कोशिश करनी है कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि 30 को ही फिल करें। ऐसा होता है कि हम 29 से उसकी सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं और रिजल्ट ये होता है कि सारे के सारे MCQs गलत। तो जिस क्वेश्चन को देख रहे हैं उस क्वेश्चन के नंबर की बबल शीट में उसी नंबर के आगे जो है वो आपने दायरे को फिल करना है। ये एक और चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब आपने एक और बैलेंस यहां पर रखना है। अगर आप मैक्सिमम अचीव करना चाह रहे हैं, तैयारी भी पक्की है, सब कुछ पक्का है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकती। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के दरमियान एक बैलेंस होता है, वो अचीव नहीं आप कर पाते। आपके पास 75 MCQs हैं, तो रफली अगर आप 1 मिनट एक MCQs को देते हैं तो 1 घंटा और 15 मिनट में आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपके पास 45 मिनट्स बचते हैं जिनमें आप अपना सब्जेक्टिव सेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा टाइम लेना चाहें तो आप एटलीस्ट अपने लिए सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए आप जो है वो 30 से 35 मिनट रिजर्व रखें, जिसमें आपने सब्जेक्टिव पोर्शन करना हो। सब्जेक्टिव पोर्शन जब आप स्टार्ट करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे में स्कोर करेंगे 3, पर्सनल स्टेटमेंट में करेंगे 1 और फिर कहेंगे सर लिखा तो था, ये नंबर क्यों नहीं मिले। वो नंबर इस वजह से नहीं मिले कि वो पर्सनल स्टेटमेंट को क्या लिखते हैं, इतना सा पैराग्राफ, ऐसे को क्या लिखते हैं, इतना एक पैराग्राफ। अब इससे आपको स्कोर तो नहीं मिलेगा।
ऐसे एक वेल स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग होता है। माना कि 200 वर्ड्स में जो है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन एटलीस्ट उसके 3 पैराग्राफ होने चाहिए। एक इंट्रोडक्शन चाहे वो ब्रीफ हो, एक मेन बॉडी चाहे वो भी ब्रीफ हो, लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली बात है आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे और आपका 2 से 2.5 लाइनों का जो है वो कंक्लूजन। तो ये एक आपका एसे बनेगा। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट के साथ भी यही करना है। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिखना होता, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स भी चैनल पर मौजूद है, आप उनको भी देखें ताकि आप जो है वो डीप अंडरस्टैंडिंग लें। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी कि रिटन पोर्शन में आपकी प्रेजेंटेशन मैटर कर रही होती है। आपका पेपर पढ़ने से पहले वो देखेगा और अगर अच्छा लिखा है तो वो डेफिनेट सी बात है आपको स्कोर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। टाइम को जो है वो आपने खुसूसन जो है वो उस पर तवज्जो देनी है, ताकि आप जितना तैयारी करके गए हैं, अब ये नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली लैट की 2 हफ्ते तैयारी की है तभी आपने तैयारी की है। किसी बच्चे ने अब तक जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिवली तैयारी नहीं की तो उसकी लैट की तैयारी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स FSC वाले हैं। तो एक बच्चा अगर FSC पास कर चुका है, उसका एटलीस्ट फर्स्ट ईयर पास है, तो वो जाहिर सी बात है काबिल इंसान है, उसने क्वालिफाई किए हुए हैं ये सब्जेक्ट। तो आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और MCQ पोर्शन में आपने एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करना है। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ा, 4 ऑप्शन में से आपको कंफर्म नहीं है कि इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको पता है इन 4 ऑप्शन में से 2 तो नहीं हो सकते, क्योंकि 2 के बारे में आप कंफर्म है कि ये इसका आंसर नहीं हो सकते। अब आप 2 को निकाल देंगे, बचे आपके पास 2 क्वेश्चन। अब आपके क्वेश्चन गलत करने के 50% चांसेस कम हो चुके हैं, क्योंकि 2 ऑप्शंस तो आपको वैसे पता नहीं है। अब इन 2 ऑप्शन में से A और C में से आप एक को टिक कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली और आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है। तो ऐसा नहीं समझना क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि इसका आंसर अब आपको नहीं आता तो आंखें बंद करके ही आपने इसकी बबल शीट फिल करनी है। नहीं, दिमाग को इस्तेमाल करें, थोड़ा सा उस पर टाइम लगाएं, लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें कलेक्टिवली आपको लॉ एडमिशन टेस्ट के टेस्ट डे में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो है वो एबल करेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल करें, रुकें, वीडियो को स्किप मत करें। एक और चीज़ कि अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं लैट के सब्जेक्ट्स और उसकी प्रिपरेशन के हवाले से, तो आप सिंपली द लॉ चैनल की वीडियो सेक्शन में जाएं। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी के हवाले से मैंने वीडियो अपलोड की है। अगर इस चैनल पर मौजूद होते हुए भी आप ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास लैक ऑफ गाइडलाइन थी, आपके पास लैक ऑफ मटेरियल था, तो ये फिर एक लेम एक्सक्यूज़ है या आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप टाइम लगाएं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप इन वीडियोज़ को देखते रहें। ज़्यादा जो है वो आप नहीं कर सकते तो सिर्फ लेक्चर्स को ही सुनते रहें यार, हैंड फ्री लगा के बैठे रहें और लेक्चर्स को सुनते रहें, तो आप स्टिल बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एटलीस्ट लैट तो क्लियर कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।